नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल बिहार कांग्रेस पर उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से बातें सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस में कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। दरअसल कल की बैठक भी कांग्रेस की कैंसिल हो गई। तो वहीं अगर कन्हैया कुमार की बिहार यात्रा की बात करें तो इस यात्रा को लेकर भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन और कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं? क्या सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं? आने वाली रणनीति में अब ये लोग कैसे काम करेंगे? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, मोहन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कांग्रेस की कल की बैठक कैंसिल हो गई और अब कन्हैया कुमार के बिहार यात्रा को भी लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है, क्या लगता है कांग्रेस में और महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है? नहीं, देखिए, कांग्रेस अपने तरीके से इस बार बिहार को साधने की कोशिश करेगी। जी। कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार को शायद लालू प्रसाद जी पसंद नहीं करते हैं या वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार में हो। और ये तस्वीर आई थी जब लोकसभा का चुनाव बिहार। लेकिन बिहार विधानसभा में कांग्रेस की जो रणनीति है, जिस तरह से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, दो नामों की चर्चा है कि कांग्रेस उनको जिम्मेवारी दे सकती है और बिहार को साधने की कोशिश कर सकती है। जो कांग्रेस की बात है, कृष्णा ला बरू जो जिनको जिम्मेवारी दी गई है, दो तीन बार बिहार आए, लेकिन लालू प्रसाद जी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। मतलब वो अपने तरीके से वो रणनीति बना करके बिहार में काम करना चाहते हैं। तो कांग्रेस आरजेडी के साथ तो रहेगी, लेकिन जो दो पार्ट है कांग्रेस के लिए, एक लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट, कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें मिलती है और वो 3 सीट जीत जाते हैं। कांग्रेस कितना, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ती है? मात्र 4 सीट जीतती है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा हुआ है कि स्ट्राइक रेट लोकसभा का देख लीजिए। जो हमको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि बिहार विधानसभा में आपने परफॉर्म नहीं किया। भाई, परफॉर्म हम तब करते जब हम वैसी सीटों पर चुनाव लड़ते, जैसे 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 45 सीटें ऐसी कांग्रेस को मिली थी जिस पर 4 बार से महागठबंधन चुनाव नहीं जीत रही थी। तो जिस सीट पर आप जीत ही नहीं सकते हैं, वो सीट अगर कांग्रेस के हिस्से में दे दी जाएगी तो कांग्रेस कैसे जीत करके दिखा देगी? तो एक कांग्रेस कहती है कि भाई, अगर जीतने वाली सीटें हमें मिली 25 और उसमें हम 19 जीत गए, तो मेरा परफॉर्मेंस को लेकर के आपके सवाल हैं, रहिए। और राजद कहती है कि इन्हीं की वजह से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दूसरी बात, दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस आपसे गिड़गिड़ा रही थी कि भाई मेरे हिस्से में भी कुछ सीट दे दी, और वो सीट नहीं दी गई, फिर भी कांग्रेस अगर वहां 6 लाख वोट ले आती है, जो परसेंटेज है 2-2.5% का मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में रहता है, जिसमें भाजपा जीत जाती है और आप पार्टी हार जाती है, और 6 पॉइंट कुछ % वोट आ जाता है कांग्रेस को। तो एक उसका भी साइड इफेक्ट है कि अगर हम किसी को जिता नहीं सकते हैं अलायंस को, तो अलायंस को हम किनारे तो लगा ही सकते हैं कि भाई आप भी सत्ता में नहीं आइएगा। शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल बिहार में भी दिख रहा है कि हमको आरजेडी बहुत कमतर करके ना के, और हम उन सीटों पर ही लड़ेंगे जो सीटें हम जीत सकते हैं या विनिएबिलिटी की वहां संभावना है। इस वजह से कांग्रेस थोड़ा पोस्टरिंग कर रही है। देखते हैं ये पोस्टरिंग कब तक चलती है और आरजेडी कितना भाव देती है। अब कल ही मुकेश सहनी का दिए कि 60 सीट पर हम लड़ेंगे, तो 60 सीट पर मुकेश सहनी लड़ेंगे। ये जो सीपीआई-एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य हैं तो कह रहे हैं कि 20 सीट पर हम लड़ेंगे। फिर उस सीपीआई और सीपीएम कह रही है कि हम
हमें भी एक कंफर्टेबल सीटें चाहिए। तो सीट तो 243 की है बिहार विधानसभा में। कांग्रेस थोड़ा सा जो आप सवाल कर रही हैं असमंजस के मूड में है। अगर हमें सम्मानजनक सीटें मिलेगी तो ठीक है, महागठबंधन में लड़ेंगे, नहीं तो फिर पोस्ट अलायंस में देखा जाएगा। होता है, आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लेते हैं और पोस्ट पोल अलायंस होगा। जब परिणाम आएगा तो देखेंगे कि आपके साथ अलायंस बना करके हम बीजेपी को रोक सकते हैं या गठबंधन एनडीए गठबंधन को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। तो कांग्रेस अभी थोड़ा द्वंद की स्थिति में है। बहुत कट साइज कांग्रेस को किया जाएगा, उनकी सीटों को घटाई जाएगी। तो शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से बिहार को देख रहे हैं उसमें थोड़ी और अल्लाह बरू का बयान कि हम बी टीम नहीं है, हम ए टीम है, जिस तरह से इनके धन्यवाद कर रहे हैं कि हमको कमतर करके ना आका जाए, कमतर करके आकेंगे तो ठीक है, हम भी अपना लड़ लेंगे, आप भी लड़ लीजिए। ये बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखते हैं आगे कांग्रेस कौन सी रणनीति काम करती। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार जी का। मोहन जी, क्या लगता है आपको, बिहार में कांग्रेस तेवर दिखाने के मूड में है या फिर फूक फूक कर कदम रखेगी? देखिए सपा जी, डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक स्थिति ऐसी बन गई है कि वो चाहते हैं कि कुछ गठबंधन का चेहरा साफ हो। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये तारिक अनवर साहब का ही बयान आया था कि कांग्रेस स्थिति स्पष्ट करे। तो कहीं ना कहीं यह स्वर तो है कांग्रेस में और इस कारण जो है वो कमजोर भी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर जुआ सोच रखने वाले कन्हैया कुमार जी भी एक यात्रा अनाउंस करते हैं, जो यात्रा 16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक प्रस्तावित थी। और इस बाबत जब चर्चा हुई तो कांग्रेस में चर्चा शुरू हुई कि कहा जाए कि बिहार के नेतृत्व से इस विषय पर मशविरा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ आपसी सामंजस्य का अभाव है। इस कदर 12 मार्च को होने वाली प्रस्तावित बैठक जो थी दिल्ली में खड़गे जी, राहुल गांधी जी के साथ बिहार के नेताओं की, वह भी जो है टाल दी गई है। तो कुछ न कुछ तो भाव दिख रहा है कोऑर्डिनेशन का। तो और यही दूसरे तरफ जो है एनडीए को देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी अभी मॉरिशस यात्रा पर थे, उन्होंने बिहार को लेकर के काफी चर्चाएं की और वहां भी बिहारियों को साधने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं यह देखा जाए कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन का अभाव है और दूसरे तरफ एनडीए जो है बिहार के लिए पूरी तैयारी में लगी है, क्योंकि बिहार जो है ईस्ट सेंट्रल रीजन का एक ऐसा स्टेट है जिसको साधने से आसपास के सभी राज्य उठ जाते हैं। तो इस कारण जो है कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। लालू जी भी कई मौके पर यह कह चुके हैं कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। अगर कहा जाए तो उन्होंने शब्दों में कांग्रेस के नेतृत्व को भी नकार दिया है, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि ममता जी आगे आए, नेतृत्व करें। तो इस तरह का अभाव है। अभी 6 मार्च को बैठक हुई थी राजद विधानमंडल दल की, तो उसमें भी कहा गया है कि लोग अपने नेताओं को भी सीख दी गई है कि एक दूसरे पर टिप्पणी न करें, एक दूसरे पर ये पोल खोल न करें और हम लोग एक साथ मिलकर बयानबाजी करें और जनता के ये लालू जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों को जो है जनता के समक्ष ले जाए। तो यह दिख रहा है, बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। समन्वय का बात अगर कहा जाए तो समन्वय बहुत अंदर तक बनता दिख नहीं रहा। चलिए ठीक है मोहन कुमार जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी का। सौरभ जी, जिस तरह से कन्हैया कुमार की एंट्री होने वाली थी, वो बिहार यात्रा करने वाले थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर संशय बना हुआ है। तो जिस तरह से अब ये सारी चीजें सामने आ रही है, कल की बैठक भी कैंसिल हो गई, क्या ये गठबंधन की मजबूरी है? कांग्रेस गठबंधन में इसलिए कांग्रेस मजबूर हो रही है या वजह कुछ और है इन सबकी? देखिए सभा, हमारे जो दो राजनीतिक मेहमान हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने लगभग पूरी बात कह दी है। उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि मुद्दों के आधार पर अगर आप बिहार चुनाव 2025 देखेंगे तो जरूर आपको लगेगा कि तेजस्वी यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। एनडीए के तमाम नेताओं से वो आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
और 2020 का भी विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा कि उसमें एजेंडा सेट तेजस्वी यादव कर रहे थे। एक कलम से अगर हमारी सरकार बनी तो एक कलम से कैबिनेट की एक पहली जो बैठक होगी उसमें हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये तेजस्वी यादव ने कही थी। उसके बाद एनडीए को भी इसी रास्ते आना पड़ा। फिर एनडीए ने भी अनाउंस किया कि हम भी 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। तो इस बार 2025 का जो चुनाव है इसमें भी मुद्दों को। डॉक्टर साहब, आखिर कांग्रेस किस तरह की राजनीति करना चाह रही है बिहार में? नहीं, किस तरह की राजनीति नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस चाह रही है कि फिर एक बार अपनी जमीन को हम मजबूत करें। और नहीं, चूंकि स्क्रीन पर आ गए हैं, थोड़ा सवाल आप उनसे ले लीजिए, सौरभ कुमार जी से, उसके फिर मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है जी सवाल वही मैं कह रहा था कि इस बार अगर 2025 का चुनाव को अगर देखें तो निश्चित रूप से इस बार भी तेजस्वी यादव मुद्दों में आगे चल रहे हैं। एनडीए की अगर नेताओं से बात करें तो चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात हो, या फिर वृद्धा पेंशन के तौर पर 1500 रुपया देने की बात हो, या फिर 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, हर मुद्दे वो उठा रहे हैं जो एनडीए की तरफ से अभी तक नहीं उठाया गया। हो सकता है एनडीए गठबंधन जो है वो 2-3 महीने के बाद इस टाइप का अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। लगातार ऐसे मुद्दे। देखिए, कांग्रेस इस बार कई प्लेटफॉर्म पर काम करना चाह रही है। एक तो कि तारिक अनवर जी के उस बयान को स्पष्टता से समझने की जरूरत है। जी। पहले तो कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए कि आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या आपकी ताकत अकेले होगी। प्रतिमा दास जो एक दलित नेत्री हैं, विधायिका हैं कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं पार्टी में जिनको तो टिकट मिल जाता है, वो विधायक बन जाते हैं, कार्यकर्ता छूट जाते हैं। तो जब पार्टी में कार्यकर्ताओं में ये मैसेज ही नहीं जाएगा कि हमारी बारी भी कभी आएगी, तो पार्टी खड़ी कैसे होगी, मजबूत कैसे होगी। ये दो लोगों ने बयान दिया। तीसरी बात, जो कृष्णा अल्लाह बरुआ है, उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में युवा कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेवारी दी है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रमंडल वाइज भी लोगों ने जिम्मेवारी ली है। जैसे शाहबाद और जो मगध का इलाका है तो इसकी जिम्मेवारी दी गई है। जो इनके अलका लांबा जो महिला नेत्री हैं, कृष्णा अल्लाह बरू को जिम्मेवारी दी गई है कि भाई आप इस क्षेत्र को देखेंगे। अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चंपारण के इलाके को देखेंगे। तो प्रमंडल वाइज देखना। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना और कर्नाटक में जिस तरह से मुसलमानों का ओरिएंटेशन बढ़ा कांग्रेस की तरफ, ये कांग्रेस का थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है कि अगर वो वोट जो 18% वोट है, अगर कांग्रेस के साथ कहीं खड़ी दिखती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है उनको बीजेपी को हरानी है वो एक पार्ट है, लेकिन अल्टरनेट में केवल आरजेडी ही है ऐसी बात नहीं, वो कांग्रेस भी अल्टरनेट हो सकती है। और मेरे पास खोने के लिए क्या है, अगर मान लिया जाए कि हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव, तो हमारे पास खोने के लिए क्या है। ठीक है, हम कम सीटें जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, हमारी ताकत तो मजबूत होगी। कब तक हम बैसाखी पर चलते रहेंगे। तो इस तरह का डिस्कशन चल रहा है। हालांकि जो सोनिया गांधी जी तय करेंगे, राहुल गांधी जी तय करेंगे, लालू प्रसाद जी तय करेंगे, वही होगा अंततः। लेकिन कांग्रेस इस बार जिस तरह से पोस्टरिंग कर रही है, और बाई इलेक्शन का जो बिहार का परिणाम रहा, जिस बाई इलेक्शन में वह जो माई समीकरण है वो साफ साफ दरकते हुए दिखा। जहां सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह कैंडिडेट थे, वहां अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव को यादव समाज ने वोट कर दिया। और बेलागंज में मुसलमानों ने मोहम्मद अमजद और मनोरमा देवी को भी वोट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई 32% वोट जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो वोट में भी बिखराव दिख रहा। तो अभी बता रहे थे सौरभ कुमार जी कि हाँ, अगर तेजस्वी यादव फिर कोई नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस नैरेटिव का लाभ इनको 20 के चुनाव में मिला था कि हम सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, और वो नैरेटिव कनेक्ट किया,
इस बार क्या तेजस्वी यादव कोई ऐसा नैरेटिव बनाएंगे जिस नैरेटिव के आधार पर इंडिया गठबंधन चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, या कांग्रेस अभी सोच रही है कि हम थोड़ा जमीन तो देख लें, अभी चुनाव में अगर थोड़ी देर है तो जिला वाइज जिस तरह से उनको कहा जा रहा है कि भाई कब तक बैसाखी पर आप चलिएगा, ठीक है दोस्ताना संघर्ष भी तो होता है और आप भी लड़ लीजिए और इंडिया गठबंधन को भी लड़ने दीजिए और दोनों की ताकत समझ में आ जाएगी। अब सीमांचल का इलाका जो है वहां पर कांग्रेस परफॉर्म कर सकती है, वो तो जीत ही रही है वहां, चाहे वो किशनगंज हो, इस बार तो कटिहार भी जीत गई। तो अगर किसान पप्पू यादव को मान करके चले कि वो एक तरह से शैडो कांग्रेस के ही है, तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया का जो इलाका है, अररिया का इलाका है, वो सीमांचल के ही सीटों को अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस अच्छा सकती है। मिथिला में कांग्रेस का एक अच्छा प्रभाव है, मगध और शाहाबाद में वो अपनी जमीन को देखना चाह रहे हैं, चंपारण में वो देखना चाह रहे हैं, वो जो इलाका जो तिरहुत का इलाका है, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, छपरा, सिवान का जो इलाका है उसको वो देख रही है कांग्रेस कि वहां हमारी संभावना क्या हो सकती है। तो एक संभावना वो देख रही है कांग्रेस कि कैसे हम एक सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक समीकरण भी बनाए और उस सामाजिक समीकरण के साथ अगर मुस्लिम वोट हमारे साथ जुड़ता है तो हम कितने सीटों पर जीत सकते हैं। शायद इसको और हम फिर अगर तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं तब हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, तो शायद ये दोनों पर ये वर्कआउट कर रही है कांग्रेस। देखते हैं कि अभी आगे इनकी जो रणनीति का क्या पार्ट है जिसका खुलासा होता है कि क्या कन्हैया आएंगे और जो जिस तरह से युवा कांग्रेस को एक टास्क दिया गया है जिला वाइज पदयात्रा की, घूमने की, उसके नायक कन्हैया होंगे या कन्हैया को कहा जाएगा कि यूथ कांग्रेस के लोगों को घूमने दीजिए, आप अभी बिहार मत जाइए, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आपका रुख करेंगे। जी सौरभ जी, आपकी बात अधूरी रह गई। जी सभा, वही मैं कह रहा था कि अगर मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार भी तेजस्वी यादव जो है वो आगे आगे चल रहे हैं। आगे क्या होगा, एनडीए पीछे आएगी नहीं आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को ये पता है कि अगर चुनाव जीतना है, हालांकि 2020 में वो कुछ सीटों से वो चूक गए थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो केवल MY समीकरण से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वो इस बार महिलाओं को साथ लाना चाहते हैं, इसलिए वो इस बार कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। युवाओं को साथ लाना चाहते हैं, फिर से वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। हालांकि अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि कितनी लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन वो एक नैरेटिव बनाना ये चाहते हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। वो ये कहना चाहते हैं कि 2020 में हमने वादा किया था, लेकिन 2022 तक एनडीए सरकार के तरफ से कोई नौकरी नहीं दी गई। जब हम नीतीश कुमार के साथ आए, महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद नौकरी देने की शुरुआत। वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं। हालांकि एनडीए के तरफ से ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और सारी चीजों को नीतीश कुमार ने किया, लेकिन तेजस्वी ये कहते हैं कि जब हमारे साथ नीतीश कुमार आ रहे थे तभी हमने उनको बोला था कि अगर आप नौकरी देंगे तभी हम आपके साथ सरकार में शामिल होंगे। उन्होंने हाँ बोला था तो इसीलिए हम सरकार में आए। तो ये अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने चुनौती महागठबंधन के अंदर, वो चाहे मुकेश सहनी हो जो कह रहे हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि 70 सीट से कम पर तो कोई समझौता का सवाल ही नहीं उठता। यानी पिछली बार हम लोग 70 सीट पर लड़े थे, उससे कम में तो समझौता हो ही नहीं सकता। कांग्रेस आला कमान की अगर बात करें तो निश्चित रूप से हमारे दोनों जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस दो मुहे पर खड़ी है। कांग्रेस आला कमान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम बिहार में किस रास्ते आगे बढ़े। जी। तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा है कि एक बार कांग्रेस जो है वो अकेले चुनाव मैदान में जाए। बिल्कुल। और उनकी इच्छा आला कमान को पता है,
आला कमान को लगता है कि अगर हम गए अकेले चुनाव तो हमें क्या मिलेगा। अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नाराज हो जाते हैं तो क्या उनको नाराज करके हम चुनाव में जाएंगे, उसका हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। जब भी कन्हैया आएंगे, अगर कन्हैया बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय होते हैं तो निश्चित रूप से परेशानी लालू प्रसाद यादव को होगी, तेजस्वी यादव को होगी, क्योंकि सबको पता है कि आज तक तेजस्वी यादव ने कन्हैया के साथ मन साझा नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि कम से कम महागठबंधन के अंदर कोई युवा नेतृत्व जो है वो तेजस्वी के सामने खड़ा हो सके, ये भी वो नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस को इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। और कृष्णा अलावारू आए और उन्होंने अभी तक निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं किया है, और उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कांग्रेस की रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। जी। उन्होंने कहा कि परिक्रमा करने वाले नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो शादी के में जो घोड़े होते हैं और रेस के घोड़े अलग अलग होते हैं। तो वो निश्चित तौर पर उनका जो बयान है वो साफ तौर पर ये इशारा करता है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई, हमारा अगर सम्मान कांग्रेस को नहीं मिला आरजेडी के तरफ से, तो अकेले हम चुनाव मैदान में जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह है। अखिलेश सिंह कौन है, कहां से आए हैं, ये सबको पता है। वो भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई बात हो जिससे लालू प्रसाद यादव को आपत्ति हो या नाराजगी हो। कन्हैया की एंट्री से आपको पता है कि ना केवल लालू प्रसाद यादव को परेशानी है बल्कि अखिलेश सिंह को भी परेशानी है। वो ये कह रहे हैं कि जो बैठक हुई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ या यात्रा की जो तारीख तय हुई, इसमें जो सीनियर नेता थे कांग्रेस के उनको संज्ञान में नहीं लिया गया जी। और जो पुराने नेता हैं जो पहले से कांग्रेस के अंदर हैं, उसमें आपको पता है कि गुटबाजी जो है एक बड़ी वजह है जो आज तक कांग्रेस फल फूल नहीं पाई है। तो कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को बढ़ने दे रही, वो बाधा पैदा कर रही है। जी। तो आला कमान या केंद्रीय नेतृत्व जो है उनको पहले इन सभी बाधाओं को दूर करना पड़ेगा, तभी वो किसी आखिरी डिसीजन पर पहुंचेंगे या आखिरी मंजिल पर पहुंचेंगे। और सबसे पहले उनको ये तय करना पड़ेगा कि हमें चुनाव अकेले लड़ना है या फिर गठबंधन के साथ लड़ना है। अगर वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम बातें जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं वो कांग्रेस को करनी पड़ेगी। और जहां तक मुझे खबर है कि इस बार आरजेडी जो है वो किसी भी सूरत में कांग्रेस को 70 सीट नहीं देने वाली। जी। गठबंधन रहे ना रहे ये अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरी जो जानकारी है या खबर है कि इस बार 70 सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आरजेडी ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव में का जो स्ट्राइक रेट है हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबको पता है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग अलग होता है। आप बिहार में पिछला 3-4 चुनाव अगर देख ले तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हमेशा से अलग रहा। ये कहना कि अगर लोकसभा में हमारी जीत हुई है इसके तहत विधानसभा में हमारी जीत हो जाएगी, ये बिल्कुल बेमानी होगा लगता है बिहार में, क्योंकि पिछले 4-5 जो चुनाव हुए हैं चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, वो इसका प्रमाण है और इस चीज को साबित करता है। तो मुझे लगता है कि इस बार सीटें लेफ्ट की बढ़ेंगी। पिछली बार 19 सीटें उन्हें दी गई थी, 12 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल किया था। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्राइक रेट था लेफ्ट का वो काफी अच्छा रहा है, तो उसके आधार पर हो सकता है स्ट्राइक रेट लेफ्ट की बढ़ने वाली है, लेकिन 70 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेगी।
और अभी मुझे लगता है कि आरजेडी जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो पहले देखना चाहती है, परखना चाहती है कि कांग्रेस कर क्या रही है। कभी कृष्णा अलावारू आ रहे हैं, कभी कन्हैया कुमार की एंट्री हो रही है, कभी अचानक पद यात्रा का अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ये अपनी पद यात्रा है। हालांकि यात्रा तेजस्वी यादव ने भी निकाला था और फिर से वो उन्होंने कहा कि होली के बाद फिर से वो राज्य में निकलेंगे और जनता से मिलेंगे। तो निश्चित रूप से पहले कांग्रेस को तय करना पड़ेगा और आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस अपना तमाम जो पत्ते हैं वो खोल ले और उसके बाद आरजेडी अपना डिसीजन या अपना फैसला जो है वो कांग्रेस पर उसको जो करना होगा करेगी। लेकिन ये तय है कि इस बार आरजेडी ने मन बना लिया है कि 70 सीटें जो है वो कांग्रेस को नहीं देगी। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी मोहन कुमार जी का। मोहन जी, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर में ही खींचतान चल रही है, क्या इन सब के बीच ये भी मान लिया जाए कि महागठबंधन में कलह की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल सब्बा जी, यह कहा जा सकता है, जैसा कि सौरभ जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, महागठबंधन में कलह की शुरुआत हो चुकी है। कहीं न कहीं नेताओं की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा जो है वह दिख रही है और निश्चित तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम जो है 2020 के विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक को ही देखकर सीट का बंटवारा करेंगे। इधर कांग्रेस नेता उत्साहित है कि नहीं, हम लोकसभा के स्ट्राइक पर जो है सीटों की बंटवारा करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो महागठबंधन में माले तो फिर भी राजद के साथ है, लेकिन कांग्रेस में वह तो असमंजस की स्थिति है और कहीं न कहीं यह स्थिति बरकरार रही तो यह पुनः 2010 वाली विधानसभा की बात याद दिलाती है, जब 2010 में इसी तरह के प्रभारी का बयान आता था और उस समय देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व भी प्रभारी को सपोर्ट करता था, बिहार कांग्रेस के नेताओं को सपोर्ट किया था और बिहार कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ी थी, तब जो है राजद की स्थिति कहाँ पहुंच गई थी। तो कहीं न कहीं इस बात का भी खासा डर है और इसी बात को जो है कांग्रेस नेता बनाना भी चाहते हैं। कांग्रेस का एक धड़ा जो है इसके समर्थन में है कि हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा जो है वोट बैंक बढ़ा है, स्ट्राइक रेट बढ़ा है, उससे उत्साहित भी है। लेकिन सौरभ जी ने एक बात और कही है कि जो भी प्रदेश नेतृत्व है उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं कि वो कहाँ से है और उनका इमोशन भी आरजेडी के साथ रहता है, तो स्वाभाविक है वो रहेगा ही और नेतृत्व की बात तो मानी ही जाएगी। लेकिन इस बीच जो प्रभारी है कांग्रेस के, तो उनको अगर सुना जाए तो वो स्पष्ट कहते हैं और जैसा कि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कि गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं को जो है हम जगह नहीं देंगे, तो यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन में कलह की शुरुआत हो चुकी है और वहीं दूसरे देखा जाए तो एनडीए गठबंधन जो है उसकी तैयारी भी शुरू कर चुका है। आपने देखा होगा कि कल ही जो है संसद भवन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार के 2 बड़े नेताओं से, खास करके अगर देखा जाए तो अपने गठबंधन के साथ ही जदयू के 2 बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री भी हैं, राजीव रंजन सिंह ललन जी, साथ ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी से उन्होंने संसद भवन के अपने में मुलाकात भी की है, बिहार की रणनीति पर चर्चा की है और वो बिहार इसी महीने दौरा की भी बात की है उन्होंने। और साथ ही अगर देखा जाए तो बीजेपी ने हमारे राज्य के स्थापना दिवस बिहार स्थापना दिवस जो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, मनाया जाता है, उसको जो है इस सप्ताह पूरे देश में जो है बिहारी संस्कृति बिखेरने की जो है मुहिम चला रही है और यह 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक चलता रहेगा। यूं कहा जाए तो प्रवासी बिहारियों को भी जो है अपने ओर खींचने का प्रयास बीजेपी कर रही है और तो एक तरफ एनडीए की तैयारी और दूसरे तरफ महागठबंधन में आपसी खींचतान, तो कहीं न कहीं यह स्पष्ट है कि खटपट तो है। चलिए ठीक है मोहन जी, फिर आपका रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करना चाहूंगी सौरभ जी का। जी बिल्कुल सब्बा, तो मैं जो कह रहा था उसके बाद एक दूसरा जो कांग्रेस के अंदर अगर आप फैक्टर देखेंगी तो पप्पू यादव की लाख विरोध के कारण पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं, जबकि चुनाव में
महागठबंधन और एनडीए दोनों के तरफ से उनका विरोध होता है। दोनों तरफ के जो नेता थे उन्होंने सीमांचल में कैंप लगा दिया था और ये दोनों तरफ के नेता ये चाह रहे थे कि चुनाव ना जीते पप्पू यादव। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया था कि अगर मुझे नहीं देना है वोट तो ना दीजिए, लेकिन आप एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। तो पप्पू यादव से जो लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो किस कदर नाराज है, ये बात आप समझ सकती हैं। पप्पू यादव पहले गए थे लालू प्रसाद यादव के पास और वो चाहते थे महागठबंधन में शामिल होना, वो चाहते थे कांग्रेस में शामिल होना, लेकिन उनको लगा कि पहले लालू प्रसाद यादव से मिलना चाहिए। अगर इनकी सहमति हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व जो है वो भी हमें स्वीकार कर ले। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें क्या सजेशन दिया, तुम अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज मत करो, मेरी पार्टी में मर्ज कर दो। जबकि वो मर्ज करना चाहते थे कांग्रेस में और उन्होंने मर्ज कर भी दिया, लेकिन फायदा क्या मिला, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही। वो लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी रही, इंडिया गठबंधन बना, पप्पू यादव अलग हो गए। अब पप्पू यादव फिर से अपनी वफादारी दिखा रहे, वो कांग्रेस के साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन समय समय पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ खड़े नहीं रहते हैं। आपको याद होगा कि 2 बार हाल के दिनों में राहुल गांधी पटना आए थे, पप्पू यादव उनसे मिलना चाहते थे। पटना के चौक चौराहे पर पोस्टर लगा हुआ था जिसमें पप्पू यादव राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे। पप्पू यादव ने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय भी मांगा था, लेकिन राहुल गांधी के तरफ से समय उन्हें नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मिले होटल मौर्या में, राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पर गए, लेकिन वो पप्पू यादव से नहीं मिले। कारण राहुल गांधी चाहते हैं कि पप्पू यादव से जो दोस्ती है वो हम पर्दे के पीछे रखें, उसको पर्दे के बाहर ना लाए, लालू प्रसाद यादव को नाराज नहीं करें, क्योंकि पता है कि अगर हम पप्पू यादव के तरफ बढ़ेंगे तो आरजेडी से हमारी दूरी बढ़ जाएगी। तो वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो 2 मुहे पर खड़ा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जाना किस तरफ है। हमें अकेले चुनाव में जाना है, हमें महागठबंधन के साथ चुनाव में जाना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले ये तय करना पड़ेगा, और दोनों चीजें तय करने में कांग्रेस के अंदर जो अंतःकलह, जो शिकवा शिकायत, जो अहंकार की लड़ाई, जो गुटबाजी, ये सब जो चल रही है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि वो सारी चीजें पार्टी के अंदर खत्म करनी पड़ेगी, और उसके बाद पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते 2025 विधानसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ना है। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, आखिरी कमेंट डॉक्टर साहब से लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कांग्रेस में कला की बातें सामने आ रही है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की दूसरों से लड़ाई बाद में, पहले कांग्रेस पार्टी की लड़ाई खुद से है? नहीं, कोई कला जैसी बात तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ ये है कि कांग्रेस इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है कि हमें क्या आरजेडी के बी टीम बन करके ही इस बार चुनाव में रहनी है या अपने पैरों पर खड़ी होनी है। ठीक है, वो तो पहले से ही है कि 2 प्रदेश अध्यक्ष इनके बन गए, आज तक कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी बिहार में, तो ये तो कांग्रेस का सांगठनिक जो कमजोरी है वो पहले से स्पष्ट है। इस बार कांग्रेस थोड़ा चाहती है कि हम बिहार में जमीन तैयार करें, और इसीलिए कृष्णाला बरू हो जो एक युवा चेहरा है, या कन्हैया हो, इनको बिहार में, या युवा कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बिहार में थोड़ा कहा जा रहा है कि भैया आप जाकर के जमीन उर्वर कीजिए। रह गई बात कि हाँ ये डिबेट जरूर है, साथ लड़नी है, अलग लड़नी है, और बीच बीच में कुछ बयान जो आ जाते हैं। तेजस्वी जी के बारे में लालू प्रसाद नालंदा की सभा में बोल गए कि चूंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनानी है इसलिए आप लोगों को वोट करनी है।
अजीत शर्मा कांग्रेस के एक विधायक हो, पहले वो विधायक दल के नेता भी थे, उन्होंने कहा कि ये तो जीतने के बाद विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बाद में यू टर्न भी उन्होंने लिया और बाकी लोगों ने भी कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर किसी को क्या एतराज हो सकता है, हमारे चेहरा भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही बने। तो कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही। अब राहुल गांधी कैसे बिहार को साधना चाहते हैं, इस बात में तो दम है। 70 सीटें आरजेडी इनको देने नहीं जा रही है, अकेले ये लड़ेंगे या जो सीटें इनके हिस्से में आएगी उसी पर ये लड़ेंगे। अगर जमीन को मजबूत करेंगे तो फिर इनका गणित क्या होगा, या अगर जमीन मजबूत भी कर लिए लेकिन जो राजद इनको सीटें दे देंगी उसी पर इनको चुनाव में जाना होगा कि भाई ठीक है ये सीटें हैं जो मजबूत सीटें हैं, इस पर आप लड़िए। कांग्रेस अभी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है और मैं समझता हूं कि वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, वो कन्हैया कुमार माने जाते हैं कि राहुल गांधी के प्रिय हैं और प्रियंका गांधी से पप्पू यादव के बड़े अच्छे रिश्ते हैं और दोनों को अभी किनारे कर दिया गया है। कन्हैया कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं पता है। पप्पू यादव को भी अभी तो एंट्री का एक जिसको कहते हैं कि सिग्नल दिख नहीं रहा है। अखिलेश सिंह और कृष्णाला बरू और जो स्थानीय नेता हैं शाहनवाज वगैरह जो इनके पुजारी हैं वो सब लोग मिलकर के बिहार में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, साथ लड़ना है चाहे हमारे हिस्से में जितनी सीटें आए, या हमें लड़नी है अकेले लड़ेंगे, हम चाहे जीते या हारे हम अपनी जमीन अपनी संगठन अपनी ताकत को तो मजबूत कर देंगे। जो प्रतिमा दास कह रही है कि कार्यकर्ताओं के हिस्से में तो कुछ नहीं आता है, आखिर आपकी पार्टी आपका संगठन क्यों खड़ा होगा जब उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। जब टिकट उन्हीं चंद लोगों को मिलनी है, जो लोगों को मिलते रहा है, तो फिर कार्यकर्ता आपके साथ तैयार कैसे होंगे। तारिक अनवर भी वही कह रहे हैं कि पहले आप तय तो कर लीजिए गठबंधन में रहनी है कि गठबंधन बाहर रहनी है। तो द्वंद्व से कांग्रेस निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में चीजें स्पष्ट हो जाएगी और जब स्पष्ट होगी तब हम लोग एक दिशा में बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। और जब अलग लड़ेगी कांग्रेस तो हम लोग इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस में बिहार में भविष्य क्या होगा, कांग्रेस के किस ओरिएंटेशन में जाएगा और उसकी ताकत किस तरह से दिखेगी। थोड़ा स्पष्ट तो हो जाने दीजिए कि कांग्रेस निर्णय क्या लेती है या दिशा कौन सा तय करती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए बिहार कांग्रेस की, तो बिहार कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खींचतान चल रही। कांग्रेस बिहार कांग्रेस को क्या करना है, यह हालांकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी तक खुद से डिसाइड नहीं कर पा रही है। तो इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की दूसरी पार्टियों से लड़ाई से पहले कांग्रेस की लड़ाई खुद से। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।